क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? हमने अंदर जाने की इजाज़त मांगी। हाँ, आ जाओ। एक कोयल सी आवाज़ आई। हमने कमरे में पैर रखा। कमरा क्या था, मानो जैसे में किसी स्वप्न नगरी में कदम रख दिया हो। सामने एक बड़ा सा टेबल, उस पर 5-7 लाल पीले काले रंग के लैंडलाइन टेलीफोन करीने से सजे हुए थे। एक तरफ कुछ फाइल और टेबल के दूसरी ओर एक बड़ा सा रिवॉल्विंग चेयर। चेयर पर जो शख्सियत बैठी हुई थी उसका सर नीचे की ओर झुका हुआ था। वह शायद कुछ लिख रही थी। मैं टेबल के सामने खड़ा होकर बगल में दबी फाइलों को हाथ में लेते हुए बोला, सर। उसने अपने सर को ऊपर की ओर उठाया और मेरी तरफ एक एक टक देखने लगी। उसके चेहरे को देखते ही मानो जैसे मुझे चक्कर आने लगा। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मेरे मन में बस एक ही आवाज उठी, बेटा तुम्हारी हो चुकी नौकरी। मैं बाहर जाने के लिए मुड़ा ही था कि पीछे से एक कड़कदार आवाज आई, ठहरो। मेरे कदम जहाँ थे वहीं रुक गए। वह बोली, बैठो। मैं थके थके कदमों से कुर्सी के पुष्ट का सहारा लेते हुए बैठ गया। वह पुनः बोली, क्या नाम है तुम्हारा? राहुल। कहाँ तक शिक्षा है तुम्हारी? उसके अगले प्रश्न को सुनकर मैंने अपने आप को कुछ हद तक संयत करते हुए उत्तर दिया, एमकॉम, प्रथम श्रेणी टाइपिंग एवं शॉर्ट हैंड भी जानता हूँ। अपनी बात कहकर नजरें दूसरी ओर करते हुए फाइल उसके तरफ बढ़ा दिए। वह फाइल खोलकर एक सरसरी सी नज़र उस पर डालते हुए उसने टेबल पर रखी हुई घंटी को बजा दिया। चपरासी अंदर आते ही बोला, जी मैडम। हरी सिंह, जरा टाइपिस्ट मिस डॉली को कहो कि मैडम बुला रही है। जी मैम साहब। हरी सिंह बाहर चला गया और वह पुनः फाइल पर झुक गई। मैं बस यूं ही खामोश खामोश सोच रहा था कि शायद यह उस दिन का बदला लेगी। मेरा दिल धड़क रहा था उस दिन की घटना को सोचकर, जब हम एक दिन सुबह सुबह नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे थे। पास में किराया नहीं होने के कारण पैदल ही जा रहे थे। रात को बारिश होने के चलते सड़क के अगल बगल के गड्ढों में पानी भरा हुआ था। जहाँ तहाँ कीचड़ ही कीचड़ था। मैं अपने सोचों में गुम तेज तेज कदमों से चला जा रहा था कि मेरे बगल से अचानक एक बड़ी सी कार गुजरी, जिसकी स्पीड कुछ ज़्यादा ही थी। कार कीचड़ सने गड्ढे में से होती हुई छपाक से मेरे ऊपर कीचड़ बिखेरती हुई बगल से गुजर गई। मैं कीचड़ से लगभग सन चुका था। मुझे बड़ी तेज गुस्सा आया, क्योंकि अगर ड्राइवर चाहता तो मुझे बचा सकता था, अपने गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम करके या फिर बगल से घुमाकर, परंतु उसने मुझे बचाने की जरा भी कोशिश नहीं की। हमें गुस्सा आना स्वाभाविक था। हम अभी गाड़ी की तरफ देख ही रहे थे कि सामने चौराहे का ट्रैफिक सिग्नल लाल हो गया और कार रुक गई। मैं दौड़ पड़ा और कार के ड्राइवर वाले साइड से जाकर खिड़की के अंदर हाथ बढ़ाकर ड्राइवर का कॉलर पकड़कर बाहर खींचते हुए चीखा, साले अंधे की तरह गाड़ी चलाते हो? जमीन के लोग कीड़े मकोड़े दिखाई देते हैं। वहां पर भीड़ बढ़ने लगी थी। कार का दरवाजा खुला। अंदर से ड्राइवर की जगह एक 22-24 साल की बला सी खूबसूरत लड़की निकली और गुस्से से बोली, क्या हुआ? हमने अपने कपड़े की तरफ इशारा करते हुए बोला, यही हुआ। क्या अब भी तुम्हें दिखाई नहीं देता? वह मेरे कपड़ों को देखते हुए बोली, सॉरी, मैं जरा हड़बड़ी में थी। हम बड़ी तेज तेज आवाज में बोलने लगे थे। भीड़ में ज्यादातर लोग पैदल चलने वाले ही थे। वे लोग भी हमारा ही समर्थन करने लगे थे और उसे हाथ जोड़कर हमसे माफी मांगना पड़ा था। तब कहीं जाकर भीड़ ने उसे जाने दिया था। आज वही लड़की मेरी भाग्य विधाता बनकर कुर्सी पर बैठी हुई थी और मैं याचक के रूप में उसके सामने खड़ा था। मैं ख्यालों में गुम ही था कि अचानक आवाज़ सुनकर मेरी तंद्रा भंग हुई। यस मैडम, आपने हमको बुलाया है? हमने बोलने वाली लड़की की तरफ देखा। 26-27 साल की एक सुंदर युवती थी। हमने अंदाज़ा लगाया शायद यही टाइपिस्ट मिस डॉली है। अचानक वह रिवॉल्विंग चेयर वाली बोल उठी, डॉली, तुम मिस्टर राहुल का पेपर लेकर असिस्टेंट मैनेजर का अपॉइंटमेंट लेटर टाइप करो और बाहर राम सिंह को कहती जाना कि वह बाहर इंटरव्यू के लिए बैठे बाकी लड़कों को बोल देगा
कि वह जाए, सिलेक्शन हो चुका है। मैं उसकी बातों को सुनकर आश्चर्य के सागर में गोते लगा ही रहा था कि वह बोल पड़ी, अच्छा तो मिस्टर राहुल, आप काम पर कब से आ रहे हैं? मैं चेहरे पर शर्मिंदगी का भाव लिए हुए नजरें झुकाकर बोला, जी मैडम, आप जब से कहे। वह मुस्कुराते हुए बोल पड़ी, आप कल से ही ज्वाइन कीजिए, मगर ऑफिस में यह कपड़ा नहीं चलेगा। क्या आपके पास सूट वगैरह है या नहीं? मैं हिचकिचाते हुए बोला, जी अभी फ़िलहाल तो नहीं है, पगार मिलने पर बनवा लूँगा। मिस्टर, ऐसे नहीं चलेगा। हम लोग अभी बात कर ही रहे थे कि तब तक डॉली मेरा अपॉइंटमेंट लेटर टाइप करके लेकर आ गई। वह मैडम की तरफ लेटर बढ़ाती हुई बोली, टाइप हो गया मैडम। वह डॉली के हाथ से लेटर लेकर हमको देते हुए बोली, लीजिए और कल से काम पर आ जाइए। आपका पगार 20,000 रुपये प्रति माह होगा। आप सहित आपके पूरे परिवार के दवा और आवास की व्यवस्था कंपनी के तरफ से, और आपको कंपनी आने जाने के लिए गाड़ी भी देगी। मैं उठ गया था, फिर धन्यवाद कहते हुए बोला, अच्छा मैडम, तो मैं चलूं? वह चेयर से उठते हुए बोली, अभी नहीं, अभी आपको हमारे साथ चलना होगा। मैं उसके साथ ऑफिस से बाहर आया। फिर वह मुझे अपने गाड़ी में बैठाकर बाजार ले गई और हमारे लाख ना कहने पर भी 3-4 सूट, जूता व एक ब्रीफकेस खरीद चुकी थी। इस बीच में उससे काफ़ी घुल मिल गया था। अब क्या होगा राहुल का? क्या राहुल की जिंदगी में अचानक राजयोग आ चुका था, या फिर यह एक दिवा स्वप्न ही था? जब उसने हमारे मोहल्ले के मोड़ पर गाड़ी रोकी तो मैं गाड़ी से उतरते हुए बोला, उस दिन की घटना के लिए मैं काफ़ी शर्मिंदा हूँ। अगर हो सके तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। वह बोली, कुछ नहीं, बस मुस्कुराने लगी। उसकी ध्वल दंत पंक्तियाँ जगमगा उठी। वह अपने पर्स को खोलते हुए बोली, घर में कौन कौन है? जी माँ है और एक छोटी बहन है। हमने आहिस्ते से कहा। वह पर्स से 500-500 के 4 नोट निकालकर हमारी तरफ बढ़ाई। उसके हाथ से रुपए लेने में हमारे झिझक को देखकर वह बोली, ले लीजिए, घर में नौकरी मिलने की खुशी में मिठाई नहीं ले जानी है क्या? हमने रुपए ले लिए। उसके मुस्कुराकर कार स्टार्ट करते ही मैंने झट से उसको नमस्कार किया। अच्छा नमस्कार मैडम, आप हमको शोभा कह सकते हैं, शोभा अग्रवाल। वह हंसते हुए फिर बोली, कल सुबह 8 बजे तैयार रहिएगा, हम इधर से ही जाते हैं, आपको लिफ्ट दे देंगे। कहते हुए शोभा गाड़ी आगे बढ़ा चुकी थी और मैं उसके व्यवहार, रूप, सौंदर्य में इस कदर खो चुका था कि उसी तरह ना जाने कब तलक वही खड़ा रहा। उसका यूँ मुझको नौकरी दे देना, फिर कपड़े खरीद कर देना, घर तक छोड़ना, रुपए देना, यह सब ऐसे ही नहीं कोई कर देता। मेरे मन में ना जाने कितने प्रश्न उस समय उठ रहे थे और मैं मन ही मन सोच रहा था, राहुल बेटा, तेरे तकदीर की लॉटरी खुल गई, एक अरबपति चिड़िया फंस गई। फिर जब मैं ख्यालों के समंदर से बाहर आया तो घर के तरफ चल दिया। मैं रास्ते में बनिए की दुकान से मिठाई भी ले लिए थे। मैं घर में घुसते ही चिल्ला उठा, अंजू, ओ अंजू, तुम कहाँ हो? माँ, ओ माँ। माँ आती हुई जोर से बोली, क्या बात है जो आते ही घर को सर पर उठा लिया? माँ, पहले अपना मुंह खोलो और आंखें बंद करो, मैंने कहा। माँ बोली, आखिर बात क्या है? कुछ बोलोगी भी या बस यूं ही पहेलियां ही बुझाते रहोगे? हमने कहा, पहले जैसा कहा है वैसा करो। लो बाबा, बंद किया। हमने झट से एक रसगुल्ला डब्बे से निकालकर माँ के मुंह में रख दिया। माँ ने अपनी आंखें खोल दी और मुंह चलाते हुए कुछ बोलने ही वाली थी कि तब तक मेरी छोटी बहन अंजू भी आ गई। हमने उसको मिठाई का पैकेट देते हुए बोला, अंजू माँ, मुझे नौकरी मिल गई है। मैं कल से शोभा इंडस्ट्रीज ऑफ कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर के रूप में कार्य करूँगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने हमारी प्रार्थना सुन ली। माँ, मैंने यह तो बताना ही भूल गया कि हमारी तनख्वाह 20,000 रुपये महीना और कंपनी की तरफ से आवास, चिकित्सा, कंपनी आने जाने के लिए एक कार भी कंपनी ही देगी। माँ और अंजू
दोनों को सुनकर बहुत खुशी हुई। मैं उस दिन देर रात तक जागकर शोभा के ख्यालों में गुम रहा। कभी ख्यालों में ही शोभा से शादी कर रहा होता था, तो कभी हनीमून स्विट्जरलैंड में मना रहा होता था। दूसरे दिन सुबह ही शोभा आकर मुझको कंपनी ले गई। मैं सूट पहनकर राजकुमार लग रहा था। मैं उसी दिन से कंपनी लगातार जाने लगा। शोभा मुझे एक नई कार खरीद कर दे चुकी थी। वह हमको पार्टी वगैरह में साथ में ले जाती और सारे ड्यूटी के टाइम में से 5 से 6 घंटे अपने पास ही रखती थी। हम आपस में काफ़ी घुल मिल गए थे। कभी हमें पैसे की ज़रूरत महसूस होती और जब मैं उससे 1,000 मांगता तो वह ज़बरदस्ती 5,000 दे देती। परंतु इस बीच हमने उसमें एक बात नोट की थी कि वह हमें बहुत इज्जत देती है। कभी भी मेरे नौकर होने के बावजूद भी वह हमको तुम नहीं कहती थी और कभी अचानक उसके कैबिन में मेरे पहुंच जाने पर वह अपने आप को ठीक ठाक करने लगती थी, जैसे मैं ही उसका मालिक हूँ और वह हमारी नौकर। उस बीच हमने कई बार ऐसे चाहा कि मैं उससे अपने प्यार का इजहार कर दूं, पर संकोच के कारण उसे अपनी बात नहीं बता पाया था। वह कभी कभी बात करते वक्त मेरे चेहरे को बड़ी गौर से देखने लगती थी और एकाएक खामोश हो जाया करती थी और मैं समझता था कि शायद यह आज खुद ही अपने प्यार का इजहार मुझसे कर दे, परंतु वह चुप ही रहती थी। एक दिन हम दोनों डिनर करने के लिए होटल ताज गए। हालांकि मैं वहां जाना नहीं चाहता था, परंतु वह मुझे ज़बरदस्ती ले गई। हम दोनों कोने में बेंच पर बैठकर बस यूं ही बात कर रहे थे कि अचानक वह मेरे कंधे पर अपना सर रखकर रोने लगी। मैं उसका रोना देखकर भावुक हो उठा और उसके सर के बालों में अपनी उंगलियों से कंघी करने लगा। वह रो रही थी और मैं तड़प रहा था। अचानक मैं भी उससे लिपट गया और मैं अधिक देर तक खामोश नहीं रह सका और एक ही झोंके में कह दिया, शोभा, मैं तुम्हें जान से भी ज़्यादा चाहता हूँ। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता। मैं अपनी बात कहता हुआ उसको बेतहाशा चूम रहा था। अचानक वह मुझे पीछे की तरफ धकेल कर अलग हो गई और तड़ाक से मेरे मुंह पर थप्पड़ मारते हुए बोली, कमीने, मैं तुझे क्या समझ रही थी और तू क्या निकला। उस समय उसके आंखों में मानो अंगार बरस रहा था। मैं बोल पड़ा, सॉरी शोभा जी, मैं भावनाओं में बहकर ना जाने क्या क्या कह गया। वह बस दहकती हुई आंखों से मुझे निहारे जा रही थी, जैसे वह मुझे कच्चा चबा जाएगी, और बस यूं ही देखती देखती अचानक बोल पड़ी, तुमसे मेरे दिवंगत बड़े भाई की शक्ल मिलती जुलती थी, इसलिए मैं तुमको अपने बड़े भाई के रूप में देखकर ही उस दिन वाले घटना के बाद भी तुम्हें नौकरी दी और तुम। मेरा सर शर्म से झुक गया था और मैं सोच रहा कि मैं कितनी बड़ी भूल करने जा रहा था। मेरे दिमाग के सारे दरवाजे खुल चुके थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।